बार नमस्ते। और श्रीनाथ विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और अवसर दिया कि मैं कुछ संस्कृति से जुड़ी बातों को आपके साथ साझा कर सकूं, शेयर कर सकूं। हाँ, एक बात कही गई थी कि आज सब कुछ हिंदी में बोलना है, एक भी शब्द शायद अंग्रेजी का ना बोलूं तो बेहतर होगा। लेकिन आज जब इसी बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति से हम क्या समझते हैं। हम संस्कृति को सिर्फ एक नाच गाना त्योहार के रूप में ही लेते हैं और समझते हैं। ज़्यादातर लोग उसको ऐसे ही समझते हैं। लेकिन जब हम संस्कृति की बात करते हैं, बस मैं एक छोटी सी बात आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ कि संस्कृति एक बहुत बड़ा और व्यापक शब्द है। उसकी परिभाषा में अगर हम जाएंगे तो जैसा कि आज मैंने कहा कि संस्कृति की अंतरधाराओं पे मैं बात करना चाहती हूँ, तो जब हम संस्कृति पे बात करेंगे तो अपने आप ही हम उसकी अंतरधाराओं को छूते रहेंगे। अब अंतरधाराएं क्या होती हैं? संस्कृति तो एक बड़ा भारी भरकम शब्द नजर आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। संस्कृति वो सब कुछ है जो हम दैनंदिन में रोज करते हैं और जीते हैं। संस्कृति वो सब कुछ है जो आप खाते और पीते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं, जो आप अपने समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आपकी भाषा, आपका साहित्य, आपका नृत्य, आपका संगीत, यहाँ तक कि आपकी धार्मिक और दूसरी तरह की विचार और विचारधाराएं, ये सब कुछ मिला जुला कर संस्कृति पैदा होती है। संस्कृति शब्द जब से बना तो मनुष्य को उस वक्त, जब हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इतिहास भी बड़ा हमारा सुसंस्कृत रहा है। भारतीय इतिहास में जब हम अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले मनुष्य ने जो अभिव्यक्ति कला की वो गुफाओं में उसने पेंटिंग्स बनाई, चित्र बनाए। वो एक संस्कृति का नमूना था। यानी कि हम सब के भीतर जो यहाँ इकट्ठा है और नहीं है, एक बेचैनी रहती है अभिव्यक्ति की। जब हम अपना खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद अपने समय में हम कैसे अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, वही संस्कृति है। अब जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम आप कुछ कवियों का नाम, क्योंकि मैं साहित्य से हूँ तो मैं कुछ कवियों का उदाहरण पेश करना चाहूँगी। आप सब ने तुलसीदास जी का नाम सुना है, कबीर का नाम सुना है, दादू का नाम सुना है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर साहित्य से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये कुछ नाम ऐसे हैं जो हर कोई जानता है, जिनके घर पे बात होती रहती है। तो अब देखिए, महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम हुए, बनारस में कबीर होते हैं, वहीं तुलसीदास भी होते हैं। और इस तरह से वो अपने आप को किस तरह अभिव्यक्त करते हैं। ये एक काल था, एक समय था जब लोग ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। वह एक काल के रूप में दर्ज हुआ, वही उस युग का सांस्कृतिक काल था। हम इस तरह से इसको देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और विज्ञान की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य खोजी होता चला गया, सभ्यता विकसित होती चली गई, तो हमने एक विज्ञान की संस्कृति भी अपने अंदर पैदा की और उसको प्रैक्टिस भी किया। हमने उसको आजमाया भी, हमने बहुत सारी खोज की। तो वो एक इसी कालखंड में हमारे पास संस्कृति का जो दूसरी अंतरधारा हुई, वो एक वैज्ञानिक सोच और विचारधारा की अंतरधारा भी हुई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और कला का एक छोटा सा नमूना मैंने बताया कि जब गुफाओं में लोग पेंटिंग करते थे, चित्रकारी करते थे, वो आगे बढ़ते बढ़ते, अब मैं झारखंड में हूँ और यहाँ पर बहुत सारी लोक कलाएं बहुत सारे घरों में, गाँवों में, कस्बों में व्याप्त हैं। आप लोग को पता होगा, अगर आप कहीं गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं या आसपास जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे पर्व त्योहारों पे दीवारों पर,
फर्श पर लोग बहुत सारे चित्र उकेरते हैं और घर में वो चावल के आटे से, खड़िया से, चौक से और मिट्टी से, गोबर से बहुत सारी चित्रकारी करते हैं। ये हमारी लोक कलाएं हैं, ये भी संस्कृति का एक भाग है, इसको हमको ऐसे लेके चलना है। और क्योंकि वो जो लोक कलाएं होती हैं वो जीवन का अभिन्न अंग होती हैं, वो कोई किसी को सिखाता नहीं है। और गाँव में, कस्बों में, आदिवासी लोक कलाओं में इसकी अभिव्यक्ति हमें बहुत ही उत्कृष्ट ढंग की मिलती है, जो देखने में भी सुंदर लगती है और हमारे जीवन के किसी पड़ाव को व्यक्त करती है। जैसे बच्चे के जन्म या शादी के वक्त हर घर में कोहबर बनाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और बहुत अलग अलग भाषाओं के लोग भी इस तरह से लोक आचार और लोक व्यवहार से जुड़े होते हैं। इसके आगे हम एक और बात कहूंगी, संस्कृति की अभिव्यक्ति की भाषा क्या होती है। तो हम जिस कालखंड में रह रहे होते हैं, आप देखेंगे जब चित्र गुफा में बनते थे और आज चित्र के बनाने के मीडियम्स कितने सारे हैं। आज कपड़े पे भी बनता है, दीवारों पर तो मैंने कहा ही, और भी पेन, कैनवस है और तमाम तरह की मल्टीमीडिया होती है जिस पे चित्र बनते हैं। तो धीरे धीरे संस्कृति अपने आप को परिष्कृत करती है, परिमार्जित करती है, बदलती है और अपने समय के अनुसार अपने आप को ढालती है। और इसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं, हमारी सोच, हमारे देश की विकास दर, हमारे कस्बे की विकास के पैमाने, ये सारी चीज़ें जो हैं एक संस्कृति का नवनिर्माण करते हैं। भाषा क्या होती है? जब हम कहते हैं, खासतौर से साहित्य में हम कहते हैं कि भाषा बदली, जाहिर सी बात है, जिस भाषा में कबीर अपनी रचना कर रहे थे उस भाषा में आज का कवि अपनी रचना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाकी परिमाण जो हैं हमारे आसपास के समाज के सब बदल गए हैं। समुदाय का विकास से रिश्ता क्या होता है उसके आधार पर भी संस्कृति का और उसकी भाषा का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग बैठे हुए थे और बातचीत हो रही थी, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि संस्कृति की जो नई भाषा उत्पन्न हो रही है उसको नई वाली हिंदी भी कहा जा रहा है। बीच में बहुत जोर शोर से इंग्लिश की बात हो रही थी, जिसमें अंग्रेजी के कई शब्द शामिल हो गए थे और अखबारों की हेडलाइंस में भी उनका इसी तरह से प्रयोग हो रहा था। तो इस पे कई लोगों ने आपत्ति की। आपने पढ़ा ही होगा, आप लोग रोज पढ़ते होंगे अखबार पे, एक हेडलाइंस होती है, एक अंदर का होता है, कई सारे अंग्रेजी शब्द वहां स्थान पा चुके हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी संस्कृति क्या एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है? क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं इसलिए ऐसी भाषा में लिख पढ़ रहे हैं, या हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़ना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हम लिख पढ़ रहे हैं वो सब तक पहुंचे, उन सभी तक जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं या जो उस तरह की हिंदी नहीं जानते हैं। तो एक तरह से नई भाषा का भी निर्माण हुआ है, जो मैं भी कहूँगी कि ये एक डिबेट का विषय है और उस पर हमें और काम करने की ज़रूरत है कि वो हमारे साहित्य के हित में है कि नहीं। लेकिन इसके साथ ही जब हम संस्कृति की बात करें तो म्यूज़िक की भी बात आएगी, संगीत की बात आएगी। तो मैं एक ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो 12वीं कक्षा तक पढ़ते पढ़ते अपना संगीत कंपोज करने लगा था, वो बनाने लगा था और आज वो देश का एक बहुत बड़ा पॉप आर्टिस्ट है। उसका नाम है ऋत्विज, पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं कि नहीं। ऋत्विज नाम है उस बच्चे का, और उस बच्चे ने एक नई चीज का आगाज किया भारत में। ये अभी 5-7 साल पहले की ही बात है। वो शामिल हुआ एक कंपटीशन में, ऐसी प्रतियोगिता में जहां बहुत बड़े बड़े सिद्धस्थ संगीतज्ञ लोग आए हुए थे, और उसने अपने ढंग का संगीत रचा और उसको दूसरों के सामने पेश किया। वह युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ और उसके बाद युवाओं से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें भी बहुत लोकप्रिय हुआ। तो इस तरह से उसने एक नई धारा जोड़ी। जो प्रचलित संस्कृति है, संगीत की संस्कृति है, उसमें एक नई धारा जोड़ी। तो संस्कृति का एक काम ये भी होता है, अब हम उसके काम पर आते हैं,
कि उसका लक्ष्य क्या होता है। अब हमने बात की कि संस्कृति की अंतर्धाराएं क्या है, लेकिन क्या संस्कृति की ज़रूरत है? तो मैंने पहले ही कहा था कि हर व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो संस्कृति के निरंतर संशोधित होने का खतरा रहता है या यही उसकी सफलता है, इस पर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ऐसा कहते हैं कि वो बड़े सुसंस्कृत लोग हैं, वह देश बड़ी ऊंची उत्कृष्ट संस्कृति का है। जैसे आपने एक सभ्यता के बारे में, माया सभ्यता के बारे में सुना होगा, मेक्सिको के पास है, मायन सिविलाइजेशन उसको कहते हैं। तो उसको बहुत उत्कृष्ट संस्कृति का माना जाता था। या हमारा कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ चंदेल और राजाओं ने मंदिर बनाए वो उत्कृष्ट संस्कृति के उद्घोषक हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उस दौर की सारे सांस्कृतिक पहलुओं को मंदिरों पे और देवालयों पे और घरों पे उकेरा जाता था। तो अब हमें ये तय करना, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, कि हम कैसी संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं। जहाँ तक विरासत की बात है, तो हमारी विरासत रही है एक साझा संस्कृति की, एक सहिष्णु संस्कृति की, एक प्रेम और लोकाचार की संस्कृति की। तो विरासत हमें ऐसी मिली है, हम बहुत तरह के संशोधन कर सकते हैं, नवनिर्माण कर सकते हैं, लेकिन अंततः जो मनुष्य के पक्ष में जाने वाली बातें हैं, उसी संस्कृति को जो इस देश की विरासत में रही है, हम आगे भी ले जाना चाहते हैं। और यही आज जो भी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या संस्कृति पर बात करना चाहते हैं, उनके खोज का बिंदु होना चाहिए। बस इतनी सी बात से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।